तो आज जो हम वीडियो में बात करेंगे वो करेंगे अबाउट कॉलम कि कॉलम जो होते हैं वो किस तरीके से ढलाई होती है, इनकी शटरिंग कैसे की जाती है, रिंग डिटेल और सरिया सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्टार्टर की। स्टार्टर ये बनाया क्यों जाता है। तो जैसे ये मान लीजिए प्लॉट की लेआउट है ऑलमोस्ट, तो ड्राइंग के हिसाब से जो भी मार्किंग आती है हम उसकी लेआउट कर लेते हैं। देखिए मैं ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाऊँगा, एक बेसिक लैंग्वेज में समझाऊँगा क्योंकि उससे आसान रहेगा समझने में। देखिए जैसे ये स्टार्टर होता है, हम सबसे पहले इसको भर लेते हैं स्टार्टर को चारों तरफ इसकी स्टार्टर की प्लाई लगाकर। इसको भरने का बेनिफिट यही रहता है कि जैसे कि हमारे जब फर्मे लगते हैं, हमारे जो फर्मे होते हैं प्लाई के शटरिंग, तो ये एक्यूरेट बैठते हैं, उसके हिसाब से इधर उधर नहीं होते हैं। तो स्टार्टर बनाने का मेन पर्पज़ यही है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके रिंग डिटेल की। तो रिंग डिटेल ऐसी होती है, मान लीजिए आपका ये कॉलम की जो हाइट है, बीम बॉटम जो आएगा आपका आएगा ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 फीट तक लोग लेते हैं नॉर्मली जो हाइट होती है। वैसे ड्राइंग के हिसाब में डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से उसके फ्लोर की हाइट ले रहे हैं। तो जो ऊपर का 2 फीट का पार्ट होता है ये वाला, और ये बॉटम का 2 फीट पार्ट होता है, इसमें हम जो रिंग की जो स्पेसिंग है वो 5-5 इंची रखते हैं, नीचे से 2 फुट और ऊपर से 2 फुट। जो बीच का 5 फीट हमारा बचता है ये वाला, तो इसमें रिंग की जो स्पेसिंग होती है वो 7 से 8 इंची रखते हैं। वैसे डिपेंड करता है कि जो आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर है उन्होंने किस साइज़ से क्या स्पेसिंग दी है, तो आप उसके हिसाब से दे सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ है सरिये की ध्यान रखने की, इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये देखिए ये सरिया है ये 20 का, तो इसकी जो ओवरलैपिंग है वो कम से कम ये सरिया इसके ऊपर कम से कम 40 इंची चढ़ना चाहिए। अब 40 इंची कहाँ से आता है, मान लीजिए जैसे 20 का सरिया है तो डाई इंटू 50 के हिसाब से इसके ऊपर ओवरलैप करता है। इससे होता है क्या है, जो इसकी स्ट्रेंथ गेन करने में इसको दिक्कत नहीं होती है। तो देखो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर देखा जाए और समझा जाए, मान लीजिए जैसे कि 16 का सरिया है, ओके, तो इसकी जो ओवरलैपिंग होगी डाई इंटू 50 होगी। डाई इंटू 50 मतलब मान लीजिए 16 का सरिया है, तो 16 अगर आप इंटू 50 करेंगे तो ऑलमोस्ट 800 mm आ जाएगा। ये इससे 1-2 इंची फालतू है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इतनी नॉर्मल ओवरलैपिंग हर एक कॉलम में होनी ही चाहिए। तो ये तो हो गई है कॉलम की और रिंग की बात और सरिये की जो ओवरलैपिंग करते हैं। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो रेनफोर्समेंट है वो कितने की यूज़ की जाती है। जैसे हम मोस्टली इनमें कॉलम्स में यूज़ करते हैं M25 का रेशो होता है 1:1:2, 1 सीमेंट 1 बदरपुर और 2 रोड़ी। तो आप भी ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये जो कॉलम की है कास्टिंग की जाती है वो इसी रेशो में की जाती है। तो चलिए ये सब हो गया, अब हम बात कर लेते हैं शटरिंग की। तो देखिए नॉर्मली जो शटरिंग होती है वो फर्मा होता है, ये बना हुआ रेडी होता है हर एक साइज़ से। तो जैसे कि लोहे वाला फर्मा है, बाहर से जो इसमें एंगल लगी हुई है वो 45.5 की एंगल लगी हुई है, और इसके अंदर प्लाई की एक प्लाई लगी हुई है जो कि एकदम स्ट्रेट होती है, ये ख़राब भी नहीं होती, वाटरप्रूफ प्लाई होती है, इसकी लाइफ काफ़ी लॉन्ग होती है। तो आप भी यही यूज़ कीजिएगा। ऑलमोस्ट देखिए जो फट्टे वगैरह होते हैं उनमें फिनिशिंग नहीं आती, और उसमें क्या होता है कि जो हमारा मसाला होता है जो इसमें रेनफोर्समेंट डलती है उसमें होता क्या है फट्टों में कि मान लीजिए आपने जो मसाला गीला होता है, सीमेंट होता है ना, वो हमारा फट्टों से बह के निकल जाता है। आप ऐसी में शटरिंग करवाइएगा। तो आप यूज़ कीजिए ऑलमोस्ट जो फर्मे होते हैं लोहे के होते हैं या प्लाई के, आप ज़्यादातर वही यूज़ कीजिएगा। और दूसरी चीज़ एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि इसमें मान लीजिए आप इसमें ल्यूब ज़रूर लगाइएगा। जैसे कि मान लीजिए फर्मा है, ओके, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि हल्की सी चिकनाई है। इससे होता क्या है कि जो हमारी कंक्रीट होती है जब हम ये फर्मा खोलते हैं तो ये चिपक कर इसके साथ वापस नहीं आती है, तो जो कॉलम की फिनिशिंग है वो अच्छी आती है। अब आप एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि जो ल्यूब है वो इतना भी मत लगा दीजिएगा कि मान लीजिए आपने कॉलम खोला और फिर वो पानी नहीं पी रहा है, तो एक लिमिट में लगाइएगा नॉर्मली, ज़्यादा इसमें ल्यूब मत कीजिएगा आप। अब हम बात कर लेते हैं इसकी। मान लीजिए जैसे कि किसी कॉलम में क्या होता है कि हनी कॉम्स आ जाते हैं। हनी कॉम्स होता है क्या है बेसिकली, मान लीजिए जैसे कि अभी इस कॉलम की फिनिश देखिए कितनी बढ़िया है, ओके, अब इसमें वाइब्रेटर लगाया और सारी चीज़ हुई हैं, ठीक है, तो इसमें हनी कॉम्ब आने की कोई मतलब चांसेस ही नहीं है। अगर मान लीजिए आपने वाइब्रेटर नहीं यूज़ किया होता, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हनी कॉम्स बन जाते हैं। हनी कॉम्स होते क्या हैं बेसिकली, देखिए एक बहुत सा माइनर सा पार्ट है जिसकी वजह से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ इस टाइप से होता है। अगर यही वाले निशान जो होते मान लीजिए इसमें काफ़ी सारे होते और रोड़ी चमक रही होती, उसमें क्या होता है कि उसका सीमेंट निकल जाता है और उसका मिक्सचर ठीक से नहीं बना होता है, जो वाइब्रेटर ना लगाने की वजह से होता है।
तो वाइब्रेटर जो होता है, जितनी भी कॉलम के अंदर कॉम्पैक्शंस होती है, एयर होती है, वो सारी बाहर कर देता है। तो आप याद रखिएगा, हमेशा वाइब्रेटर लगाइए। और वाइब्रेटर सिर्फ इसी शटरिंग पर लग सकता है जो कि हो रखी है। आप वैसे अगर पट्टों वाली करेंगे, नॉर्मल शटरिंग से करेंगे, तो उसमें कभी वाइब्रेटर सक्सेस नहीं है, वो शटरिंग को फेंक देगा और कोई फ़ायदा नहीं है। एक जो वाइब्रेटर होता है वो छोटा होता है, हाथ वाला, मैं आपको दिखाऊँगा, वो रखा हुआ है वहाँ पर। तो उस तरीके का वाइब्रेटर होता है। अब उस तरीके का वाइब्रेटर इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी कास्टिंग और कवर ब्लॉक्स की। मान लीजिए जो नॉर्मल इसकी कवर ब्लॉक्स होती है, वो हम देते हैं इसमें 50 mm जो कवर होती है, 50 mm इस साइड और 50 mm इस साइड। देखिए नीचे आप देख रहे होंगे करीबन 2 इंच के करीब वहाँ पे और 2 इंच के करीब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से इसकी कवर ब्लॉक होती है। जब आप कॉलम पूरा भर देंगे तो ऊपर इसमें यहाँ पे चारों साइड एक कवर ब्लॉक लगा दें, जो इसके एज़ पर ड्राइंग दिया होता है। वही, तो चलिए ये हो गई हमारी कास्टिंग की बात। अब मान लीजिए हमने कॉलम की ढलाई कर दी, सारी चीज़ हो गई है। फिर आप एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए आपने कॉलम डाल दिया, आपको एज इट इज़ नहीं छोड़ना है। उसका क्या है कि उसको सॉल्व करके प्रॉपर 2 साइड से, एक इस साइड से एक इस साइड से, जब आप इस दोनों साइड से करेंगे तो वो साइड अपने आप ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिए कि हमेशा कॉलम कास्टिंग के बाद उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा कॉलम सीधा निकले। और अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए हमारा कॉलम ढलाई हो गया, उसको कितने दिन में खोलना है। मान लीजिए जैसे कि इसका जो सेटिंग टाइम है वो आप मान लीजिए जैसे कि आज आपने डाला है इसको शाम को, तो कल आप इसके 14 से 15 घंटे पूरे होने पर आप इसको खोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर इसको जो आप इसकी क्योरिंग है वो कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वो जो जूट की आप बोरी देख रहे होंगे, जूट के बैग देख रहे होंगे, ये इसको टाट बोलते हैं, नॉर्मली कहीं भी शॉप पर मिल जाते हैं। ये बैग तो हमने जो गेहूं की या कोई दाल की बोरी होती है वही यूज़ कर रखी है। इसमें सिल के आपस में ये काम वही करती है। इससे होता है क्या है कि जो ये इसके अंदर का मॉइस्चर होता है वो इसको बना के रखती है। जो इसकी हाइड्रेशन प्रोसेस होती है वो कम से कम भी 14 दिन की होती है। तो आपको इसमें कम से कम 14 दिन तो क्योरिंग करनी ही करनी है। और ये टाट लगाने का सिर्फ यही फ़ायदा होता है, ये जो टाट लगी होती है ये मॉइस्चर को कम से कम 2 से 4 घंटे इसमें पानी को रोक के रखती है। आप 2 से 4 घंटे बाद जब ये सूखे आप इसको फिर मार दीजिएगा। तो ये बात बहुत ज़रूरी है ध्यान रखने की, तभी आपके जो कॉलम है वो स्ट्रेंथ पूरी तरह गेन कर सकेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ये बहुत ही बेसिक वीडियो थी। मैं ज़्यादा टेक्निकल आपको नहीं बताया इस वीडियो में, एक बेसिक लैंग्वेज में सीधा सिंपल समझाया। अगर आपको इसकी फुली डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं एज़ पर ड्राइंग पूरी इसको आपको समझा दूंगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।